हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं लास्ट पार्ट, लास्ट 5 क्वेश्चंस ऑफ दैट टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 71 क्या दे रखा है यहाँ पे? ए और बी 2 पॉइंट्स है जो कि 80 स्क्वायर 280, 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और यस कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है a,0। हमको 1/SP प्लस 1/SQ पूछा है। ठीक है, तो P और Q तो पता ही नहीं है ना, तो ए भी दे रखे और पूछा है P और Q के बारे में। तो कॉमन सेंस के अब उनसे गलती हो गई, मैंने तो एक्चुअल क्वेश्चन टाइप किया है, उनसे गलती हो गई कि यहाँ पे P और Q होना चाहिए, तभी आप SP और SQ का डिस्टेंस निकाल सकते हो। SP यानी कि पॉइंट S के कोऑर्डिनेट पता है, अगर A को B, A पॉइंट को अगर P बोला जाता तो SP का डिस्टेंस हम निकाल सकते। ठीक है, तो उनकी तरफ से गलती होके A और B को लिख दिया गया है, लेकिन आप अगर कॉमन सेंस के साथ देखोगे, लॉजिकली देखोगे तो यस के कोऑर्डिनेट पता है, तो ए भी नहीं, यहाँ पे इसको P और Q बोला जाना चाहिए, P और Q। या फिर आप यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो, यस P की जगह पे यस A और यस Q की जगह पे यस B होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन में चेंज कर दिया, ये पॉइंट ए बी की बजाय PQ करेंगे तो फिर ये क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये PQ ले लिए, तो P का कोऑर्डिनेट पता है, Q का पता है, यस P मुझे यस के पता है, मुझे यस P और यस Q निकालना है। पहले यस P यस Q निकालेंगे, फिर उसके बाद में वो आई हुई वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो देखते हैं एक बार, यस P क्या आएगा? यस P आएगा डिस्टेंस का फॉर्मूला √x2 - x1 ब्रैकेट स्क्वायर y2 - y1 ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये है यस के कोऑर्डिनेट्स, तो 80 स्क्वायर, ठीक है, 80 स्क्वायर x2 - a ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 y2 280 स्क्वायर, -0 लिखने की जरूरत नहीं है, 280 - 0 280 स्क्वायर। तो ये SP बन जाएगा a स्क्वायर टी स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर t टू द पावर 4, a स्क्वायर t टू द पावर 4 a का स्क्वायर होल स्क्वायर, a स्क्वायर t टू द पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर टी स्क्वायर। अब क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो इन लाइक टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर टी टू द पावर 4 -2 + 4, तो ये बन जाएगा +2 a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सिर्फ -2 चला गया +2 आ गया, -2 चला गया +2 आ गया, तो जैसे ही +2 आ गया ये बन जाएगा a - b का नहीं, अब ये बन जाएगा a + b होल स्क्वायर, अब ये बन जाएगा a + b होल स्क्वायर। तो यहां से SP की वैल्यू आ गई बच्चों, यहां से SP की वैल्यू आ गई √a टी स्क्वायर प्लस a होल ब्रैकेट स्क्वायर, a टी स्क्वायर प्लस a होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहां से SP की वैल्यू आ गई, यहां से SP की वैल्यू आ गई, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा और उसके बाहर जो भी वैल्यू आएगी वो मॉड में आएगी, लेकिन यहाँ पे मैं मॉड की वैल्यू नहीं पुट कर रहा हूं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि स्क्वायर रूट के बाहर आते टाइम वैल्यू हमेशा नॉन निगेटिव ही आती है। ठीक है, सो ये AT स्क्वायर प्लस a, ये आ गई SP की वैल्यू। अब 1/SP की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि मुझे 1/SP चाहिए। 1/SP की वैल्यू आ जाएगी 1/AT स्क्वायर प्लस a, दोनों साइड का रेसिप्रोकल कर दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नाउ अब हम निकालेंगे, नाउ SQ निकाल लेंगे हम। SQ जैसे ही निकालेंगे, ये है SQ, फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अंडर रूट में जाके, तो a स्क्वायर a/t स्क्वायर माइनस a होल स्क्वायर प्लस -2a/t, -0 लिखने की जरूरत नहीं है, होल स्क्वायर x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 जो है वो 0 है, लिखने की जरूरत नहीं, स्क्वायर कर दिया। अब जैसे ही मैं इस चीज को सॉल्व करूंगा, ये बन जाएगा a स्क्वायर टी टू द पावर 4, a स्क्वायर टी टू द पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बाई टी स्क्वायर ab -2ab प्लस a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बाय टी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बाय टी स्क्वायर। ओके, तो यहां से SQ की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों, ये दोनों फिर से लाइक टर्म्स, ये दोनों फिर से लाइक टर्म्स, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर टी टू द पावर 4 -2 प्लस 4, तो ये बन जाएगा +2a स्क्वायर बाय टी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, प्लस बन जाएगा a स्क्वायर। जैसे इसको देखेंगे फिर से माइनस चला गया प्लस आ गया, तो ये a - b का नहीं, अब ये बनेगा a + b का होल स्क्वायर। तो SQ के अंदर बनेगा a/t स्क्वायर प्लस a
होल ब्रैकेट का स्क्वायर, फिर से स्क्वायर स्क्वायर रूट कट जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट फिर से कट जाएगा, स्क्वायर वाली टर्म कट जाएगी और ये स्क्यू की वैल्यू आ जाएगी बच्चों a बाई टी स्क्वायर, a बाई टी स्क्वायर प्लस a। अब यहां से बस 1 बाई एस क्यू की वैल्यू भी निकाल लेंगे, तो यहां से 1 बाई एस क्यू की वैल्यू आ जाएगी, या फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एस क्यू आ जाएगा a प्लस ए टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। तो 1 बाई एस पी पता है, एस क्यू भी हमको पता है, अब 1 बाई एस क्यू निकाल लेंगे, तो 1 बाई एस क्यू आ जाएगा, 1 बाई एस क्यू आ जाएगा टी स्क्वायर, इसका रेसिप्रोकल टी स्क्वायर ऊपर चला गया, नीचे में आ गया a प्लस ए टी स्क्वायर, इसको बना देंगे इक्वेशन 2। तो देखिए यहाँ पे 1 बाई एस पी पता है, यहाँ पे 1 बाई एस क्यू पता है, एडिंग 1 एंड 2 कर लेते हैं, मुझे एडिशन पूछी गई, एडिंग 1 एंड 2, 1 बाई एस पी प्लस 1 बाई एस क्यू इक्वल टू 1 बाई एस पी 1 बाई एस क्यू, 1 बाई एस पी की वैल्यू डाल देंगे 1 बाई ए टी स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 बाई एस क्यू की वैल्यू टी स्क्वायर अपॉन ए प्लस ए टी स्क्वायर। तो क्लियरली देख पा रहे होंगे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर की डायरेक्टली एडिशन, डिनोमिनेटर सेम है, एग्जैक्ट सेम है, सेम, सिर्फ टर्म्स अल्टरनेट है, ए टी स्क्वायर प्लस ए, तो जो डिनोमिनेटर में से ए कॉमन निकाल लेंगे तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1, सेम है तो एज इट इज, पहले तो एज इट इज रख लेता हूं एक बार, ए टी स्क्वायर प्लस ए, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर की एडिशन, अब डिनोमिनेटर में से ए को कॉमन निकाल लो तो बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1, तो ये पूरा ब्रैकेट इसके साथ कट जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 बाई ए, पूरा कट गया, वैल्यू आ गई 1 बाई ए, ठीक है, तो ये बनेगा ऑप्शन ए बच्चों, ये बनेगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये भी तो आप देख के सब पता लगा सकते थे, सी तो कभी नहीं आने वाला, क्योंकि सी में तो उन्होंने गलती से टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इंटू 4 दे रखा है, तो टी स्क्वायर तो कट जाएगा, टी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो टी सी तो नहीं आने वाला, इतना आसान आंसर नहीं हो सकता, ठीक है, तो सी तो नहीं होने नहीं वाला, तो ए बी डी में से आंसर था, तो ए वाला आंसर हो गया, हमने सॉल्व करके निकाल लिया, ठीक है, ओके, होप सो। सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा है और डिस्टेंस फॉर्मूले को आपको ब्रैकेट के स्क्वायर के टर्म में लाना है, क्योंकि जैसे जब तक आप इसको ब्रैकेट स्क्वायर के टर्म में लेके नहीं आओगे, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कट के वैल्यू इस तरीके से ब्यूटीफुल नहीं आएगी, तो बच्चा यहाँ पे ही अटक जाता है कि उसको पता नहीं चलता है कि ये ब्रैकेट का स्क्वायर हो रहा है। तो आपको कोएफिशिएंट की तरफ ध्यान देना है हमेशा, कोई भी एक्सप्रेशन रहे, इक्वेशन रहे, उसका पूरा कच्चा चिट्टा उस इक्वेशन का, एक्सप्रेशन का, वो उसके कोएफिशिएंट के ऊपर बेस्ड होता है, कोएफिशिएंट के ऊपर डिपेंड होता है। तो कोएफिशिएंट को ध्यान में रखोगे तो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी दिखेगा तो आप बोल सकते हो कि a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर है। इसके लिए पावर और कोएफिशिएंट दोनों के ऊपर ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। आंखें चमक जानी चाहिए तुरंत ये देखने के बाद, जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपकी आंखें चमक उठेगी, हाँ यहाँ पे ब्रैकेट स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पे ब्रैकेट स्क्वायर बन सकता है लेकिन एडजस्टमेंट करने के बाद, ठीक है। तो ये सारी ऐसे इस तरीके से ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 72, क्या बोला गया है, द वन नंबर इज सेलेक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट 70 नेचुरल नंबर्स। पहले 70 नेचुरल नंबर से कुछ ऐसे नंबर चाहिए, कुछ एक नंबर कुछ ऐसा चाहिए, 70 नंबर में से कुछ एक नंबर ऐसा चाहिए कि वो नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, इस कंडीशन को क्या कर रहा हूं, सेटिस्फाई कर रहा हूं, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या है देख लेते हैं एक बार। तो पहले तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख लेंगे, प्रोबेबिलिटी तो इसके हो जाते हैं टोटल सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा इसका, कितने में से सेलेक्ट कर रहे हैं हम, कितने नेचुरल नंबर में से सेलेक्ट कर रहे हैं, 70 में से, तो सैंपल स्पेस हो जाए, सैंपल स्पेस में एलिमेंट हो जाएंगे, सैंपल स्पेस में एलिमेंट हो जाएंगे 70, तो n ऑफ s, n ऑफ a बोलेंगे हम इसको। तो सैंपल स्पेस में तो 70 एलिमेंट्स, अब a कुछ ऐसा इवेंट होगा जिस इवेंट में नंबर वही आएंगे, वही नेचुरल नंबर आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हमको देखना है कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले टोटल कितने नेचुरल नंबर्स है अप टू द नंबर 70। चलिए तो सॉल्व करते हैं एक बार। एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये प्लस 4 है, इधर आके -4 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्लियरली वेवी कर्व मेथड लगाएंगे और देखेंगे कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव कब आ रही है। वेवी कर्व मेथड क्या बोलती है, यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव हो तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की आप फैक्टराइजेशन कीजिए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन कीजिए, एक रूट अल्फा एक रूट बीटा, ठीक है। जो रूट बड़ा होगा वो राइट में लिखेंगे हम, उसके राइट में हमेशा वैल्यू पॉजिटिव होगी, बीच में निगेटिव होगी और एंडिंग में फिर से
पॉजिटिव होगी, क्योंकि पैराबोला कुछ इस तरीके से चला जाता है, पैराबोला कुछ इस तरीके से चला जाएगा। बीटा के राइट में पैराबोला की वैल्यू पॉजिटिव, अल्फा के लेफ्ट में इनपुट जो है वो अल्फा के लेफ्ट में होंगे तो वैल्यू पॉजिटिव, और इनपुट की वैल्यू अल्फा और बीटा के बीच वाली कोई भी होगी तो उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू नेगेटिव आएगी। ये ग्राफ एक्स एक्सिस के बिलो चला गया है अल्फा और बीटा के इनपुट के बीच में, ठीक है। जैसे हम इनपुट की वैल्यू अल्फा और बीटा के बीच वाली डालेंगे, जैसे अल्फा और बीटा के अंदर वाला नंबर इनपुट देंगे, उसकी जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ है, इसका मतलब वो वैल्यू नेगेटिव आने वाली है, ठीक है। तो चलते फिर, ये होता है हमारा कॉन्सेप्ट कि रूट को प्लॉट करना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो पहले तो मुझे ये कॉन्सेप्ट यूज करने के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट मुझे पता करने पड़ेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट पता करने पड़ेंगे। तो इसके लिए मैं फॉर्मूला मेथड, क्योंकि फैक्टराइजेशन तो होगा नहीं, तो इसका डी निकाल लेता हूं। 4 - 4 × -4 ये बन जाता है, डी बन जाता है 20। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रूट्स दो मिलेंगे डिफरेंट मिलेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला बन जाता है -b प्लस और माइनस अंडर रूट 2√5, रूट 20 को लिखेंगे 2√5 अपॉन 2a, 2 × 1 2। तो x की वैल्यू बन जाती है बच्चों, 2 को कॉमन निकाल दिया, -1 प्लस और माइनस √5/2, तो ये 2 कट गया, ठीक है। तो वैल्यू बन गई 1 प्लस और माइनस √5, ये बन गई हमारी वैल्यू, ये बन गई हमारी वैल्यू, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस और माइनस √5, ठीक है। अब मुझे देखना है कि ये वैल्यू, ठीक है, ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होनी चाहिए, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए। तो पॉजिटिव कहां पे आती है, इसके लिए हमें यहाँ पे इस दोनों रूट को प्लॉट करना पड़ेगा। तो एक रूट हो जाएगा 1, ठीक है, -1, ये अंदर वाला -1 लिखना भूल गया, -1 -√5, ये नंबर छोटा होगा क्योंकि इसकी वैल्यू निगेटिव है, और ये एक रूट होगा -1 प्लस √5, ये बड़ा रूट है। जो बड़ा है वो राइट में लिखना है हमेशा, जो छोटा है वो लेफ्ट में लिखना है। अब ये जो पैराबोला है कुछ इस तरीके से चला जाने वाला है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 प्लस अल्फा प्लस बीटा के लिए, ठीक है। ये जो पैराबोला है कुछ इस तरीके से चला जाएगा, तो इसके राइट में वैल्यू हो जाएगी, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू -1 प्लस √5 के राइट में हो जाएगी पॉजिटिव, बीच में हो जाएगी निगेटिव, इसमें हो जाएगी पॉजिटिव। यानी कि ये f(x) के बारे में बोल रहा हूं। मान लो मैंने इसको f(x) बोल दिया, इस पॉलिनोमियल को f(x) बोल दिया, तो f(x) की वैल्यू निगेटिव कब आएगी, जब आप x की वैल्यू इन दोनों रूट्स के बीच वाली दोगे तो इस f(x) की वैल्यू निगेटिव आएगी। और f(x) की वैल्यू अगर आप -1 प्लस √5 से वैल्यू बड़ी दोगे इनपुट के लिए, तो इस f(x) की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ठीक है। फिर से पॉजिटिव इधर भी आ सकती है। अब मुझे पूछा है नेचुरल नंबर, अब ये है नेगेटिव नंबर, इसके पीछे तो हम जाएंगे नहीं, क्योंकि हमको इनपुट सिर्फ क्या देना है, नेचुरल। ये नेचुरल नंबर नहीं है तो इसके पीछे भी नेचुरल नहीं होंगे, तो हमको इसके आगे जाना है। तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, -1 प्लस 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो इसकी वैल्यू 2.1 मान लो, तो इसकी वैल्यू कुछ आएगी 1.1, ठीक है। तो मुझे पता है कि आंसर पॉजिटिव आने के लिए x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए 1.1 से, x की वैल्यू, क्योंकि इसकी वैल्यू, इस रूट की वैल्यू कितनी आ गई 1.1। अब मान लो अप्रोक्सीमेटली 1.1, अगर इस कंडीशन को, इस पूरी f(x) की वैल्यू को पॉजिटिव होना है, तो मुझे इनपुट की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.1 से बड़ी होनी चाहिए, 1.1 से बड़ी होनी चाहिए। यानी कि x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, 1 से बड़ी कुछ भी हो सकती है, 1 नहीं हो सकती। तो 1 नहीं हो सकती, यानी कि 70 नेचुरल नंबर्स में सिर्फ एक नेचुरल नंबर आपको निकालना है, जो कि है 1। तो 70 में से 1 हटा दिया तो बचेंगे कितने नेचुरल नंबर, 69। तो हमारे फेवरेबल, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले कितने नेचुरल नंबर है, सिर्फ 1 नहीं लेना है, बाकी नेचुरल नंबर ले सकते हो। तो कितने नेचुरल नंबर बचे, 70 में से 1 चला गया तो 69 नेचुरल नंबर बचे। तो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाती है बच्चों, टोटल फेवरेबल प्रोबेबिलिटी, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले नेचुरल नंबर की प्रोबेबिलिटी हो जाती है 69/70, ठीक है। तो इसके लिए भी थोड़ा सा विविक और मेथड 11th का टचअप लगाए। चलिए चलते हैं आगे। हाँ, ये तो सिंपली स्टैटिस्टिक की प्रॉपर्टी, एवरेज की प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। एवरेज प्रॉपर्टी देख लीजिए, एवरेज प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, एवरेज प्रॉपर्टी क्वेश्चन। ये एवरेज प्रॉपर्टी का क्वेश्चन क्या बताता है कि जितने भी नंबर्स है T1, T2, T3, ठीक है, ऐसे जितने भी ऑब्जर्वेशंस होंगे आपके, हर एक ऑब्जर्वेशन में एक फिक्स नंबर ऐड कर दिया जाए। एक फिक्स नंबर क्या कर दिया जाए, ऐड। तो आने वाला एवरेज भी जो नंबर ऐड कर दिया, ठीक है, ऐड करने से पहले, ठीक है, ये बिल्कुल एक बार,
हाँ, T1 T2 T3 मान लो इसका एवरेज है x बार, इसका मीन है कितना x बार, मीन है x बार, इस पुराने नंबर का मीन है x बार। मैंने इस सारे नंबर में इन सारे नंबर में मैंने T1 प्लस के, T2 प्लस के, T3 प्लस के, इन सारे नंबर में मैंने कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर दी, फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर दी। तो ये जो नया मीन आएगा, ये जो न्यू मीन आएगा, ये न्यू मीन भी जो भी होगा वो पुराने मीन में के ऐड करने से ही आएगा। ये हर एक क्वांटिटी, हर एक ऑब्जर्वेशन अगर के से बढ़ रहा है तो न्यू मीन भी पुराने मीन से के यूनिट से बढ़ जाएगा। अगर हर एक ऑब्जर्वेशन के यूनिट से घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो न्यू मीन भी पुराने मीन से के से कम हो जाएगा। अगर न्यू ऑब्जर्वेशंस पुराने ऑब्जर्वेशन को के नंबर, कोई भी कांस्टेंट नंबर के से अगर मल्टीप्लाई करने से आ रहे हैं, न्यू ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई करने से आ रहे हैं, तो न्यू मीन पुराने मीन को के से मल्टीप्लाई करने से ही आएगा। ये सिंपल प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी भी होंगी बहुत सारे बच्चों ने। तो यहाँ पे उसने बोला है कि 5 एडेड टू ईच एंड एवरी, उन्होंने क्वांटिटी, उन्होंने नया नंबर ऐड नहीं किया है, जो पुराने नंबर से उसी में 5 ऐड कर रहे हैं, यानी कि जो नए ऑब्जर्वेशन आएंगे उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, सिर्फ वैल्यू बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम रहेंगे, सिर्फ हर ऑब्जर्वेशन की वैल्यू 5 से बढ़ जाएगी। तो वैल्यू बढ़ गई तो नया आने वाला मीन भी बढ़ जाएगा, और वो नया मीन पुराने मीन से 5 से ही बढ़ेगा। तो इंक्रीज्ड बाय, देन 5 इज एडेड टू ईच एंड एवरी एटम ऑफ द डाटा। ये जो डाटा है, कोई भी डाटा है, उसका प्रत्येक, उसके हर एक वैल्यू, वो डाटा की हर एक वैल्यू अगर 5 से बढ़ रही है तो जो न्यू मीन आएगा, जो न्यू डाटा है, उस न्यू डाटा का जो मीन होगा वो पुराने मीन से, ओरिजिनल मीन, पुराना यानी कि ओरिजिनल मीन से 5 से बढ़ जाएगा, इंक्रीज्ड बाय 5। ठीक है, इसका भी प्रूफ चाहिए तो आप आराम से दे सकते हो, x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 प्लस xn बाई xn, n टर्म से उसका सम ऑफ n ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n, तो इसका मीन मान लेते हैं x बार, इसका मीन मान लेते हैं x बार। ठीक है, तो इसका मीन अगर x बार है तो मैंने हर एक टर्म में के ऐड कर दिया, 5 ऐड कर दिया, मान लो 5 x2 प्लस डॉट 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 xn प्लस 5 अपॉन n। तो पहले n थे, बाद में n, सिर्फ वैल्यू बढ़ गई। अब ये नया मीन निकालना है, तो मुझे पता है x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 प्लस xn, और 5 की एडिशन कितने टाइम्स होगी, जितने टर्म से उतने टाइम्स एडिशन होगी, n टर्म से तो 5 की एडिशन n टाइम्स 5n अपॉन n, ये हो जाएगा न्यू मीन, ये हो जाएगा हमारा न्यू मीन। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं इस पुरानी वैल्यू से। किस तरीके से इसकी वैल्यू निकालेंगे, n इंटू एक्स बार, डिवाइड के इधर जाके मल्टीप्लाई, तो n इंटू एक्स बार प्लस 5n अपॉन n को कॉमन निकाल लो, n को जैसे ही कॉमन निकालोगे n कट जाएगा, और न्यू मीन जो आ गया वो पुरानी मीन से, पुराना मीन था x बार, पुराना मीन था x बार, ओरिजिनल मीन था x बार, जो न्यू मीन है वो ओरिजिनल मीन से 5 से बढ़ गया, इंक्रीज्ड बाय 5। तो जो भी नंबर करोगे ऐड उसी से बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कुछ लॉग का क्वेश्चन उन्होंने पूछ रखा है, देखते हैं इसके बारे में भी एक बार। तो ये लॉग का क्वेश्चन उन्होंने दे रखा है, तो हमको इस दो इक्वेशन को, इस दो कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली के की वैल्यू पूछी है, इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली के की वैल्यू हमें पूछी गई है। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो पहले तो ये तो आप देख सकते हो कि इन तीनों रेशियो की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, इन तीनों रेशियो की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं log to the base 2 of a by 4, log to the base 2 of b by 6, log to the base 2 of c by 3k। इन तीनों की वैल्यू सेम है, लेकिन कितनी है पता नहीं, तो मैं इन तीनों की वैल्यू को कुछ कांस्टेंट नंबर एज्यूम कर लेता हूं, जिसको मैंने एज्यूम कर लिया लैम्बडा। इन तीनों की वैल्यू इक्वल है, लेकिन हर एक की वैल्यू कितनी है पता नहीं, तो मैंने उसको एज्यूम कर लिया लैम्बडा। तो मैं अब यहां से log to the base 2a इक्वल टू, मैं इसको इस लैम्बडा के साथ इक्वेट करूंगा, तो 4 इंटू लैम्बडा, डिवाइड का इधर जाके मल्टीप्लाई, 4 इंटू लैम्बडा। अब यहां से मैं ए की वैल्यू निकाल सकता हूं। ये लॉग का बेस, मैं लॉग को कन्वर्ट करूंगा एक्सपोनेंशियल में, लॉग का इनवर्स एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का इनवर्स लॉग। तो ये लॉग के फॉर्म है, तो इसको एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में कैसे लाएंगे, ये लॉग का जो बेस है ये इधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 टू द पावर 4 अल्फा, ये बन जाएगा 2 टू द पावर 4 अल्फा। सिमिलरली इसी तरीके से यहां पे हम सॉल्व करेंगे, ये बनेगा 6 लैम्बडा, और ये इसका भी बेस 2 है, तो ये b की वैल्यू हो जाएगी 2 टू द पावर 6 लैम्बडा, b की वैल्यू हो जाएगी 2 टू द पावर 6 लैम्बडा। देख सकते हो आप, 6 हो जाएगा, 6 इंटू लैम्बडा 6 लैम्बडा, और ये बेस में, लॉग के बेस में 2 है, तो एक्सपोनेंशियल का बेस भी बन जाएगा 2।
एक्सपोनेंशियल का बेस, क्योंकि लॉग का बेस इधर जाके एक्सपोनेंशियल का बेस बन जाएगा और बी नीचे आ जाएगा, आर्गुमेंट बन जाएगा वैल्यू, और ये इधर से इधर देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली ऑल्सो सी के लिए भी सेम टू सेम, सी बन जाएगा 3k लैम्बडा, 3k लैम्बडा, और 3k लैम्बडा किसके पावर में चला जाएगा, इसका बेस है 2, तो 2 की पावर 3k लैम्बडा, 2 की पावर 3k लैम्बडा, ठीक है। तो ये एबीसी की वैल्यू मिल गई, तो ये तीनों वैल्यूज उठाओ और इस इक्वेशन में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा, a क्यूब बी स्क्वायर सी इक्वल टू 1, a क्यूब बी स्क्वायर सी इक्वल टू 1, तो a क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 2 टू द पावर 4 लैम्बडा, उसका पावर 3, बी स्क्वायर बन जाएगा 2 टू द पावर 6 लैम्बडा, उसका स्क्वायर, इनटू c बन जाएगा 2 टू द पावर 3 k लैम्बडा इज इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 टू द पावर 12 लैम्बडा इंटू 2 टू द पावर 12 लैम्बडा प्लस 2 टू द पावर 3 k लैम्बडा इक्वल टू 1। तो जैसे ही इंटू है ना, अंदर में इंटू, सबका बेस सेम है, अंदर में इंटू भी है, तो पावर के एडिशन 24 लैम्बडा प्लस 3k लैम्बडा, और 1 को लिख देंगे 2 का पावर 0, 1 को लिख देंगे 2 का पावर 0। दोनों साइड, इस इक्वेशन के दोनों साइड बेस सेम है, तो पावर को भी सेम होना पड़ेगा, तो 24 लैम्बडा प्लस 3k लैम्बडा इक्वल टू 0, तो 3k लैम्बडा की वैल्यू हो जाएगी 24 लैम्बडा, सॉरी दोनों तरफ से लैम्बडा कॉमन निकाल लेंगे, तो 24 प्लस 3k इक्वल टू 0, तो दोनों दो नंबर का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, दैट मीन्स आइदर लैम्बडा की वैल्यू 0 होगी या फिर 3k प्लस 24 की वैल्यू 0 होगी, तो k की वैल्यू आ जाएगी बच्चों -8, k की वैल्यू आ जाएगी -8। तो हमको k की वैल्यू पूछी गई है ना कि लैम्बडा की, तो k की वैल्यू आ जाएगी -8, जो कि एक निगेटिव इंटीजर है, जो कि क्या है, एक निगेटिव इंटीजर है, ठीक है बच्चों। होप सो आपको ये चीज भी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना था। ये अप्रोच तो बहुत पुराना है, 8th 9th क्लास के बच्चे का अप्रोच है, 3 रेशो सेम दिए गए हैं, तो इन तीनों के वैल्यूज कुछ एक कांस्टेंट नंबर के इक्वल में होगी, तो उस कांस्टेंट नंबर को लैम्बडा ले लिएगा, और अब इस ए बी सी, ये जो डिफरेंट वेरिएबल है, ये ए बी सी की वैल्यू मैंने रिप्रेजेंट कर दी इन टर्म्स ऑफ सेम वेरिएबल लैम्बडा के टर्म्स में, ए की वैल्यू लैम्बडा के टर्म्स में, बी की वैल्यू लैम्बडा के टर्म्स में, इस तरीके से, ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन पे आने से पहले मैं कुछ रिजल्ट आपको बता दूं, और फिर हम ये करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डेल्टा यानी कि डिस्क्रिमिनांट, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा 0, ठीक है, डेल्टा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इस तरीके से। ये डेल्टा पॉजिटिव है तो भाई इसका जो भी ग्राफ, इसको हम बोला जाता है नो रियल रूट, नो रियल रूट्स, इसको हम बोल सकते हैं ग्राफ नॉट टचिंग द एक्स एक्सिस, पैराबोला, डिस्क्रिमिनांट, ठीक है। ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा पैराबोला होता है, तो वो ग्राफ, ठीक है, पैराबोला नॉट टचिंग, पैराबोला नॉट टचिंग द एक्स एक्सिस, नॉट टचिंग द एक्स एक्सिस। रियल रूट होंगे तभी वो पैराबोला जो होगा वो एक्स को कट करेगा या फिर इंटरसेक्ट करेगा या फिर टच करेगा। अगर रूट्स होंगे तभी टच करेगा, नहीं है तो वो ऊपर का ऊपर चला जाएगा या फिर नीचे से आके नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ऊपर जाएगा या नीचे, आगे देखेंगे। पहले तो एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा या फिर नॉट टचिंग और इंटरसेक्टिंग, नॉट टचिंग और इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस, इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा हमारा पहला रिजल्ट। अब रिजल्ट के ऊपर मैं ध्यान दे रहा हूं, ऐसे क्यों होता है, तो क्लियरली बात है, कोई भी ग्राफ की वैल्यू, ठीक है, 0 कब आती है, मान लो ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये ग्राफ है, इस ग्राफ की वैल्यू, इस फंक्शन की वैल्यू 0 कब आएगी, जब y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 यानी कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 कब आएगी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 आना मतलब ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कब कट कर रहा है, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो इस ग्राफ की वैल्यू, इस फंक्शन की वैल्यू 0 आना, ठीक है, यहाँ पे ये y की वैल्यू 0 आना, इसका मतलब यही होता है कि ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ एक्स एक्सिस को जिन जिन जगह पे कट कर रहा है उतनी जगह पे इस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 आ रही है। एक ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो दैट मींस इस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 आ रही है कितने इनपुट पे, 2 इनपुट पे। ये मान लो x1 है, ये मान लो x2 है, तो x1 पुट करने पे भी y की वैल्यू 0 आएगी और x2 पुट करने पे भी y की वैल्यू 0 आएगी। तो
तो कट कर रही है, ग्राफ एक्स एक्स को कट कर रहा है, दैट मींस उसकी वैल्यू, उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ सकती है, और अगर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कभी भी 0 नहीं आ रही है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 आ ही नहीं रही है, तो वो कभी एक्स एक्स को कट करेगा ही नहीं, क्योंकि वो 0 नहीं आ रही है, मतलब y कोऑर्डिनेट कभी 0 नहीं हो रहा है, y कोऑर्डिनेट 0 नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कभी कट करेगा ही नहीं, इस तरीके से। नेक्स्ट वन, डेल्टा ग्रेटर देन 0, ठीक है, ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, डिस्टिंक्ट रूट्स, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, तो यहां पे हम बोल सकते हैं पैराबोला intersects parabola intersects the graph in two different points, दो डिफरेंट पॉइंट में कट करो, ठीक है, और डेल्टा इक्वल टू 0 यानी कि रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, पैराबोला टचेस x axis at only one point, x axis at only one point, ठीक है। अब इनकी मैं रफ फिगर निकाल लेता हूं एक बार, इसकी रफ फिगर हो जाएगी कुछ यूं, ऊपर से ऊपर चली जाएगी या फिर नीचे से नीचे चली जाएगी, इसका दोनों पॉइंट में कट करेगा पैराबोला, दोनों में, या फिर इसका ये सिर्फ एक ही पॉइंट में कट करेगा, ऊपर का ऊपर चला जाएगा या फिर नीचे का नीचे चला जाएगा, लेकिन एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट करेगा, अल्फा अल्फा, यहाँ पे अल्फा बीटा, यहाँ पे कट करेगा ही नहीं, इस तरीके से, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि डेल्टा निगेटिव ए पॉजिटिव यानी कि ग्राफ अपवर्ड्स, ए पॉजिटिव यानी कि ग्राफ पैराबोला अपवर्ड्स, और ए निगेटिव यानी कि पैराबोला डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो आइए देखते हैं उन्होंने क्या क्या बोला है। ए पॉजिटिव डेल्टा निगेटिव, ए पॉजिटिव यानी कि अपवर्ड होना चाहिए, और डेल्टा निगेटिव यानी कि एक्स एक्स को कट नहीं करना चाहिए। तो पहले तो अपवर्ड, ये डाउनवर्ड है, ये नहीं हो सकता, ये डाउनवर्ड है, ये नहीं हो सकता, ठीक है, दोनों ऑप्शन तो कट गए डाउनवर्ड वाले, क्योंकि ए पॉजिटिव है तो प्लस इंफिनिटी की तरफ बढ़ता चला जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी, तो वो ऊपर के ऊपर ही बढ़ता चला गया प्लस इंफिनिटी की तरफ, तो ग्राफ दोनों साइड से ऊपर बढ़ता जाएगा, तो ग्राफ अपवर्ड होगा। और डेल्टा निगेटिव है यानी कि वो एक्स एक्स को कट करेगा ही नहीं, तो ये ऊपर की तरफ तो है लेकिन ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, तो ये ऊपर भी जा रहा है, एक्स एक्सिस को कट भी नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये रिजल्ट ध्यान रखिए, ग्राफ के बारे में भी हर एक बार एक क्वेश्चन, पिछले 2-3 सालों में ग्राफ के ऊपर बिल्कुल एक क्वेश्चन पूछा जाता ही है, ठीक है, लॉग का ग्राफ हो, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ हो, ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ हो, क्वाड्रेटिक का ग्राफ हो, तो ग्राफ के बारे में भी आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि वो 11th-12th में बहुत ज्यादा आपके काम में आ सकता है, काम में आने ही वाला है, तो आपको इसको पढ़ना जरूरी है, ठीक है बच्चों। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, थैंक यू।